हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे आर्टिकल 5 to 11 किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो हमारा जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है जो सिटीजनशिप के बारे में आपको डील करता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको देखा कि आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। फिर आर्टिकल 5 to 11 जो है वो किस पार्ट में है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। तो आपको एकदम साफ में यहाँ लिखा हुआ है कि ये पार्ट 2 में है और पार्ट 1 जो था वो आपको कितने आर्टिकल में थे, तो 1 to 4 जो थे वो पार्ट 1 में थे, जो आपको इंडियन एज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज हम बात किए थे। और पार्ट 2 में आपको 5 to 11 आपको दिखता है सिटीजनशिप के बारे में बात होता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे दे एक्सप्लेन हु बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन इंडिया के सिटीजन होंगे। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था फोर्स में, कब आया था, तो ऑन 26 जनवरी 1950 में आया था। तभी जाके ये लॉ एक तरीके से हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, फोर्स में आया था। तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कौन इंडिया के सिटीजन बनेंगे, और इसमें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, लागू हुआ था, तो इस डेट से आपको लागू यहाँ पर होगा 26 जनवरी 1950। अब ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो किस पे डील करेंगे, ऑफ कोर्स हमने सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो सिटीजनशिप पे ही करेगी। और दे डू नॉट एक्सप्लेन और मॉडर्न रूल्स, मतलब क्या कि पहले उतना एक्सप्लेन नहीं था, बट जब लेटर ऑन जो पार्लियामेंट ने एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 किया, तब जाके इसमें और भी चीज एड ऑन हुई। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 5 के बारे में, जो बात करता है सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बात किया डेट कि कब हुआ था कमिटमेंट, 26 जैन 1950। ओके, मेन आइडिया क्या आर्टिकल 5 का, जो एक्सप्लेन करता है कि कौन इंडियन सिटीजन बनेंगे एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फोर्स में आए थे। तो पर्सन बन सकते सिटीजन कौन, पहला पहले ये दिया हुआ कि द पर्सन हैड अ डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब उनका घर हो यहाँ पर, टेरिटरी उनका हो, तो वो हो सकते हैं। एंड इसी में एंड है कि द पर्सन फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ दिस कंडीशन, और बहुत सारे कंडीशन दिए हुए। पहला, वो पर्सन बाय बर्थ अगर उनका यहाँ जन्म हुआ है इंडिया में, तो वो इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। दूसरा, द पर्सन फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ दिस कंडीशन में, पहला तो हमने बात कर लिया। दूसरा, आइदर ऑफ द पर्सन पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, इट मींस कि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत में जन्म लिए हो, तो वो भी उसका जो बच्चा होगा वो भी इंडिया के सिटीजन माना जाता है। मतलब एक कैटेगरी दिया हुआ है इसमें, अगर उनके एक भी पेरेंट इंडियन हो, इंडिया में बॉर्न हुए हो तब। फिर इसमें और भी दिया हुआ है कि द पर्सन हैड बीन ऑलरेडी लिविंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल से लगभग रह रहा है, और इमीडिएटली बिफोर दिस, इससे पहले 26 जैन 1950 से पहले 5 साल लगभग रह रहा हो। ठीक है, तो ये पर्सन भी एक तरीके से आपको सिटीजन कहलाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये सारे कंडीशन थे, बट इसके अंदर और डिटेल है जो हम आगे बात करेंगे। तो बस हमने देखा आर्टिकल 5 में कि सिटीजन से द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात होता है, जो मेन आइडिया यही है कि वो एक्सप्लेन करता है कि कौन होंगे हमारे इंडियन सिटीजन। जहां पर पहले तो ये दिया कि द पर्सन है डोमिसाइल इन इंडिया, और इसमें कुछ कंडीशन जो फुलफिल होने चाहिए, कम से कम एक कंडीशन होना चाहिए, पहला बाय बर्थ, दूसरा उनके ईच द पेरेंट, अगर कोई भी आइदर ऑफ द पेरेंट्स ओके पर्सन पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, और द पर्सन हैड ऑलरेडी लिविंग इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 जैन 1950। ओके, अब हम इसी के देखते हैं मीनिंग ऑफ डोमिसाइल। इसमें एक्सप्लेन करते हैं भाई इसमें क्या है। तो मीनिंग ऑफ डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल मीन्स अ पर्सन परमानेंट होम और द कंट्री वेयर द पर्सन इंटेंड टू लिव परमानेंटली। अगर वो पर्सन का इंटेंशन ये है कि हमारा उनका अगर पर्सन का परमानेंट होम हो, ठीक है, और वो बोलते हो कि ये जो कंट्री है यहीं पर हम रहेंगे, परमानेंटली रहेंगे, तो ये इसको कहलाता है एज अ डोमिसाइल। इट इज नॉट द सेम एज टेम्पररी रेसिडेंस। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे वीजा लेके, ये सब, तो ये सब क्या टेम्पररी रेसिडेंस है कि कुछ समय के लिए आए हैं, वो नहीं। इट्स टॉक्स अबाउट लाइक परमानेंट, कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे, दैट्स द थिंग, कि यहीं पर उनका अपना रहेगा। तो डोमिसाइल इसको कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने दिया है, रवि was born in India and considered India his permanent home. Therefore, he became an Indian citizen under Article 5. ये बहुत easy example है कि रवि जो है वो इंडिया में पैदा होता है
और वो अपने आप को कंसिडर करता है, उसके पास अपना परमानेंट होम भी रहता है, देयरफॉर वो बोलते हैं कि हम इंडियन सिटीजन ही होंगे आर्टिकल 5 में, क्योंकि वो परमानेंट है, मतलब यहीं पर रहने वाला है, ठीक है। तो दैट रीजन ये मीनिंग ऑफ डोमिसाइल का मतलब ये हुआ। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद होने चाहिए फॉर आर्टिकल 5। जो आर्टिकल 5 वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप जब कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तब, मतलब जब फोर्स में आया था तब। कब फोर्स में आया था हमने बात कर चुका है, 26 जनवरी 50। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और पर्सन नीडेड डोमिसाइल इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया में रहे तो डोमिसाइल तो होने ही चाहिए। द पर्सन ऑल्सो नीड टू सेटिस्फाई 3 कंडीशन। अब 3 कंडीशन जो हमने बात किया वो भी फुलफिल होने चाहिए। बर्थ, बाय बर्थ इंडिया में होने चाहिए, या तो फिर पेरेंटेज विच मीन्स कि कोई भी पेरेंट उनके इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, और रेसिडेंस मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे रह रहे हो। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी होती है। आर्टिकल 5 आपको यही कहता है। डोमिसाइल, ये बहुत इजी शॉर्ट मेमोरी लाइन हमने यहाँ क्रिएट किया है। डोमिसाइल प्लस बर्थ और पेरेंट और 5 years रेसिडेंस इज इक्वल टू सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5। तो आई होप सो आपको आर्टिकल 5 अच्छे से समझ में आया हो। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। तो आर्टिकल 6 जो है वो बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब इसमें आर्टिकल 6 में आपको ये भी सिटीजनशिप का राइट ही बता रहा है, लेकिन कुछ पर्सन का जो माइग्रेट हुए हो, कहां से, पाकिस्तान से इंडिया में। तो मेन आइडिया क्या है, मेन इसका आइडिया ये है कि आर्टिकल 6 जो है वो डील करता है पीपल जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए हो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, मतलब पार्टीशन के बाद 1947 में। तो आपको इसमें ये ध्यान जरूर रखना है कि आर्टिकल 6 जो है वो पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया है। ओके, अ पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया कुड बिकम इंडियन सिटीजन इफ सर्टेन कंडीशन वेर फुलफिल्ड। इसी आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट करता है और इंडिया में आता है और इसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए होता है तो कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला, सिचुएशन 1, माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। उस पर्सन को इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले आना होगा। ओके, पहले आना होगा, ये डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो व्यक्ति आ जाता है पाकिस्तान से इंडिया तो एक ये सिचुएशन हो जाता है। और भी सिचुएशन है कि द पर्सन कुड बिकम इंडियन सिटीजन इफ द पर्सन इज आइदर पेरेंट और एनी ग्रैंड पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया। चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट क्यों ना हो, चाहे उनके पेरेंट्स क्यों ना हो, अगर वो भी इंडिया में बोर्न हुए हैं तो एज दे डिफाइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो पर्सन भी ऑलरेडी लिविंग इन इंडिया कर सिंस माइग्रेशन अगर रह रहा है इंडिया में तो वो पर्सन भी ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजनशिप कहलाता है। तो इसी चीज में आपको इसमें इंक्लूडेड होता है। अब सिचुएशन 2 क्या है, माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। तो पहले मैंने देखा सिचुएशन 1 में कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप बन जाते हैं, वो पर्सन या उनके आइदर पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट वो इंडिया में बॉर्न होते, तो ऑफकोर्स इस एक्ट के अंदर वो ऑफकोर्स इंडिया के सिटीजनशिप कहला जाते हैं। लेकिन सिचुएशन 2 में क्या, अगर वो बाद में आए 19 जुलाई 1948 के बाद है तो इसमें क्या होगा कि उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा कि वो इंडियन सिटीजन में है, उनको रजिस्टर होना पड़ेगा एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, तब जाके उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलता है। एंड उनको इंडिया में रहना पड़ेगा एटलीस्ट 6 months, उनको रहना पड़ेगा इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, है ना। मतलब जैसे यहाँ उनको 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और हो सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये चीज आपको, अगर कोई 1948 से पहले आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं था, वो अपने आप बन जाएगा। उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट या वो पर्सन ही अगर बॉर्न हुआ तो वो ऑफ कोर्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये दिया हुआ है इंपॉर्टेंट में, इसमें ये दिया हुआ आर्टिकल 6 में आप सिचुएशन 2 में कि इसमें दिया है कि जो इंडिया से माइग्रेट आफ्टर 19 जुलाई 1948 करेगा तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन उसको करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करके उसको पहले 6 में रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है 19 जुलाई 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि पीपल who migrated before 19 July 1948 were treated differently from people who migrated on after 19 July 1948.
सो आई होप सो आपको सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 क्लियर आउट हो गया होगा आर्टिकल हमारे 6 का। सो अब हम बात करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल के बारे में। जो पर्सन माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से इंडिया ऑन इन अगस्त 1948, हमने क्या बात किया, 19 जुलाई 1948 बात किया था, लेकिन अगर ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आया अगस्त 1948 में, तो पर्सन जनरली उनको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कंडीशन होगा 6 महीने के लिए उनको रहना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान देना है, आर्टिकल 6 में आपको माइग्रेशन के बारे में बात करता है, वही चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बात की उसी को एज अ समरी हमने बताया है। जो माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया है, जो डिवाइड करता है माइग्रेंट को दो ग्रुप्स में, एक वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए और एक वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। तो ये चीज था। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा हमारे आर्टिकल 6। तो हमने आर्टिकल 5 देखा, आर्टिकल 6 देखा। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 जो है वो बात करता है हमारे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। कुछ राइट ऑफ सिटीजनशिप देखेंगे कि कुछ माइग्रेंट अगर आ जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या होगा। तो आर्टिकल 7 बोलता है द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। मतलब अब पहले हमने क्या देखा आर्टिकल 6 में कि जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, बट अब हम देखेंगे कि इंडिया से जो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये अगर बताता है अगर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, तो जनरली सच पर्सन आप इंडिया सिटीजन आप नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 में वो आप मतलब सिटीजन कहलाएंगे नहीं, अब तो उसके हो गए। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर उस पर्सन को एक बार एहसास हुआ कि नहीं हमको वापस जाना है इंडिया, तो पर्सन रिटर्न कर सकता है इंडिया में ऑफ कोर्स, तो उसको रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न कर सकता है। तो कुछ जो सर्टेन हम इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अगर वही चीजें के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर वो वापस लौटना चाहता हो तो उसमें फिर से रेसिडेंस लेना पड़ेगा, तो ये चीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट इसमें क्या है, 1 मार्च 1947, जो इंडिया से पाकिस्तान जाने का इच्छुक हो, बट इसके बाद, ठीक है, इसके बाद। तो ये चीज आपको इसमें समझ में आता है। नाउ हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल। So a person moved from India to Pakistan after this date, generally that person was not treated as an Indian citizen, because हम जानते हैं कि हमने ड्यूअल सिटीजन को अपना नहीं, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो अगर आप दूसरे देश जाते हो और रहने के लिए जाते हो, वहां के सिटीजन से रहना चाहते हो, तो हमारा जो सिटीजनशिप है वो अपने आप विड्रॉ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। However, if the person later returned to India with a valid permit for permanent return, the person could be considered under the relevant citizenship rules. Okay. So what important fact to remember? So Article 7 वही चीज है कि माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान बात करता है, जो अप्लाई करता है पीपल जो माइग्रेट हुआ हो आफ्टर दिस डेट, सच पर्सन जनरली लॉस द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप। जो इंडिया में जो सिटीजनशिप का जो बेनिफिट्स है जो आर्टिकल 5 और 6 में, वो खुद बैठेंगे ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने बात की आर्टिकल 7 में। तो आर्टिकल 5, 6, 7 आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 में। तो आर्टिकल जो 8 है वो आपको बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया। अगर पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो बाहर रह रहा हो, तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स रह सकता है। तो आर्टिकल 8 डील्स विद द पीपल जो इंडियन ऑरिजिन को है और बाहर रह रहे हो, तो वो पर्सन भी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे बाय रजिस्ट्रेशन। जो भी कंडीशन क्या है, वो पर्सन का एक या मतलब आइदर ऑफ द पर्सन पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में बॉर्न होने चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया I-95 में होने चाहिए, डिफाइन है। जो अ पर्सन हैड टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन अटेंड, अब उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अटेंड क्या, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट या फिर अदर इंडियन डिप्लोमेटिक और काउंसुलर ऑफिस इन द कंट्री वेयर द पर्सन वाज लिविंग। तो ये करवाना पड़ेगा जिसके कारण कोई दिक्कत ना हो और वो इंडियन सिटीजन ही रहे बट वो बाहर रह रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन लिव्ड इन अनदर कंट्री बट द ग्रैंड पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, द पर्सन कुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 8 सब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड कंडीशन। क्योंकि एक्चुअली वी नो दैट बहुत सारे पीपल है जिनको विदेश जाना पड़ता है, विदेश में रहना पड़ता है, तो उनको ये सब इंडियन एम्बेसी, इंडियन कंसुलेट से बात करना पड़ता है कि इतना दिन के लिए हम ये सब जा रहे हैं, ये सब चीजें उनको ज्यादा समय के रहना पड़ा है, तो ये सब चीजें उनको मतलब करनी पड़ती हैं।
एंड दे कैन डू इट फॉर एनी पर्पसेस। बहुत सारी चीजें डील करना होता है एक्सेट्रा, तो ये करना पड़ता है। ये सब चीजें आपको इसमें दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वहां रह रहा है तो हमारे इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, ऑफकोर्स कहलाएगा, ऑफकोर्स। तो यहाँ पर वही चीज के बारे में बात करना, बट यहाँ पर बातचीत करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आर्टिकल 8 अप्लाई करता है वो पर्सन जो इंडियन ऑरिजिन को बाहर में रह रहे हो। सिटीजनशिप कुड बी ऑब्टेन थ्रू रजिस्ट्रेशन, वही चीज सिटी से आप रजिस्ट्रेशन से भी करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन वाज डन थ्रू इंडियन डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव, तो इसके द्वारा भी कर सकते हो। इंडियन ऑरिजिन लिविंग अब्रॉड आर्टिकल 8 में बात करता है। सो आई होप सो आपको आर्टिकल 8 समझ में आया हो। नाउ आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 जो है वो बात करता है पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जो पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्ड करता है हमारे सिटीजनशिप में जो फॉरेन कंट्री को हो, इसमें क्या है हमारे आर्टिकल 9 में जो बोलते हैं पर्सन जो इंडियन सिटीजन से अंडर 5, 6 या 8 में ना हो, बट इफ द पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्ड। ऐसे एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं या जो भी हैं जो खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो ऑफकोर्स विदेश से होते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो चाहेगी कि वो जो अच्छे खिलाड़ी है उसको हम इंडियन सिटीजन दे ही दे। तो उस पर्सन का भी चॉइस होता है कि वो लेना चाहेगा कि नहीं। तो एज अ लाइक आप बोल सकते हैं वॉलंटरली, तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी सिटीजनशिप दे सकती है। ओके, लेकिन यही चीज है क्योंकि हमारा ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, तो पहले जहां रह रहा होगा उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो यही चीज, सिंपल मीनिंग, अगर कोई पर्सन विलिंगली चाहे कि हम इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, the person could not continue to claim under this constitutional provision. Okay, तो इंडिया सिंपली डज नॉट ऑल ऑफ कोर्स ड्यू सिटीजन नहीं करता जो हमने बात किया। However, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का मतलब ये होता है कोई डील करना है हमको या कुछ करना है, तो उसमें क्या हुआ कि 2 चाहिए, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए कि ओसीआई जो होते हैं ना उसमें स्कीम इज नॉट द सेम फॉर इंडियन सिटीजन। इसमें क्या होता है ना कि आपको फुल सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर कुछ कुछ कार्य कर सकते हो। लेकिन और हाँ, अब जो राइट जो होता है इंडियन सिटीजन का जैसे वोट देना, तो वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ काम से आ रहे हो तो उस चीज के लिए आपको सिटीजनशिप मतलब एक तरीके से मिल जाएगा, बट नॉट लाइक कि आपको राइट्स उसके मिल जाएंगे। तो ये ओसीआई जो एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, द स्कीम इज नॉट द सेम एज फुल इंडियन सिटीजन, लेकिन एक कार्ड होल्डर होता है जो डज नॉट रिसीव ऑल द राइट, लेकिन राइट्स तो नहीं बोलता, बट वो इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर कुछ काम करना है तो कुछ समय, ये दैट द रीजन। ठीक है, तो हमने जाना हमारे आर्टिकल 9 के बारे में। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन वॉलंटली एक्वायर्ड करता है हमारे सिटीजन से अनदर कंट्री का है, तो पर्सन कुड नॉट क्लेम इंडियन सिटीजन अंडर दिस, कि वो नहीं बोल सकता कि भाई हम सिटीजनशिप कर रहे हैं। मतलब अगर वो पहले दूसरे कंट्री का इफ अ पर्सन वांटेड टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो हम कैसे बोलेंगे कि इंडियन सिटीजन है भाई, क्योंकि हम ड्यूअल सिटीजनशिप तो करते नहीं है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो आर्टिकल 9 डील करते हैं वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप को लेके, मतलब हम एक तरीके से ऑफ कोर्स उसको ले सकते हैं, वो मतलब वो एड ऑन हो सकता है वो पर्सन फॉरेन सिटीजनशिप को हटा के, तो पर्सन करे क्लेम करेगा, तो ये सब चीजें आपको आ जाती है। और फिर ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बहुत मेंशन है ओसीआई के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 जो है वो आपको बात करता है कंटिन्यूस ऑफ राइट सिटीजनशिप। कंटिन्यूस ऑफ द राइट सिटीजनशिप में क्या, आर्टिकल 10 बोलता है कि हर पर्सन who is considered to be an Indian citizen under the earlier provision will continue to be a citizen। मतलब आर्टिकल 10 क्या कहता है कि हर पर्सन जो है जो कंसिडर होते हैं इंडियन सिटीजन, जो अर्ली कंटिन्यू करेगा सिटीजन, मतलब कंटिन्यूस राइट ऑफ सिटीजनशिप आपको कंटिन्यू होते रहेगा। आर्टिकल 10 करता है हाउएवर यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकता है। इफ अ पर्सन बिकेम एन इंडियन सिटीजन अंडर 5 to 9, सिटीजनशिप तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन पार्लियामेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, पार्लियामेंट भी कुछ कुछ चेंजेस कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, सिटीजनशिप कंटिन्यू होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने रिकॉग्नाइज किया है, तो पार्लियामेंट लॉज बना सकता है सिटीजनशिप के लेके, और आर्टिकल 10 कनेक्ट करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप जो फ्यूचर लॉज जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो सिंपली करें आर्टिकल 10 जो है वो आपको सिटीजनशिप कंटिन्यूज करता है सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लॉ। ना आर्टिकल 11 बात करता है, आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट का पावर कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है। तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के रिलेटेड। तो पार्लियामेंट कैन लॉज मेक लॉज रिगार्डिंग पहला
एक्विजिशन मतलब किसी को लाना वॉलंटरली, दूसरा टर्मिनेशन मतलब उसका सिटीजनशिप खत्म मतलब टर्मिनेट कर देना, तीसरा लॉस ऑफ सिटीजन किसी का लॉस ऑफ सिटीजन हो जाना, ये चीज होता है। टर्मिनेट सिटीजनशिप मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपने दूसरे कंट्री का अगर आपने ले लिया तो आपको तो आपका जो, क्योंकि हम ड्यूल सिटीजनशिप नहीं लेते तो इंडियन सिटीजनशिप तो खत्म हो जाएगा। लॉस सिटीजन मतलब कुछ भी मतलब ये पार्लियामेंट देता है, उसके पास पावर होता है। फिर अदर मैटर्स भी कुछ है, ठीक है। व्हाट आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये पावर पार्लियामेंट आपको पास करवाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। प्रोवाइड करता है वो क्या क्या, पहले तो बाय बर्थ, आपका बर्थ से, दूसरा डिसेंट आपके माता पिता इसमें तो वो भी, तीसरा रजिस्ट्रेशन, और चौथा नेचुरलाइजेशन, और पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर प्रोवाइड करते हैं रूल्स इनके रिगार्डिंग जो सिटीजनशिप कहलाते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी। ये ऑल्सो कंटेन है लॉस और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के को लेके। तो ये हमको सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 पास हुआ था उसका एक तरीके से रूल्स के बारे में कि ये सब चीजों के बारे में वो दिया हुआ है। सो आई होप सो आपको आर्टिकल 11 समझ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको रिमेंबर होने चाहिए। आर्टिकल 11 जो होता है वो पावर देता है पार्लियामेंट को, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, ओनली द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज मेड अंडर दिस पावर, और ये पार्लियामेंट मेक सिटीजनशिप लॉ आर्टिकल 11। तो ये था, हमने एक चार्ट टाइप का बनाया जो बहुत इजी आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 5 सेज सिटीजन आर द कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर डोमिसाइल प्लस बर्थ या पेरेंट या रेसिडेंस। आर्टिकल 6 पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो ये आपका जाता है पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, तो इंडिया टू पाकिस्तान। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग अब्रॉड, इंडियन ऑरिजिन अब्रॉड, voluntarily acquiring a foreign citizenship, continue of citizenship continues. Article 11 Parliament to make citizenship laws, Parliament control citizenship law. तो इससे हमारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 कंप्लीट हो जाते हैं। वन वर्ड में, वन लाइन में इसलिए बोला ताकि आपको समझ में आए। इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमने मेंशन किया, 1 मार्च 1947 हमने बात किया था जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो आर्टिकल 7 के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको हम बात कर चुके हैं। अगर कोई पर्सन फर्स्ट में 1947 के आपको बाद में एक तरीके से इंडिया से जब इंडिया से पाकिस्तान जाता है तो ये डेट दिया हुआ है। फिर 1948 के पहले और बाद में वो भी हमने बात किया। 26 जनवरी 1950 के बारे में भी हमने बात किया कि इस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो आर्टिकल 5 में है। फिर 1955 में देखा कि हाँ सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था। वन रिवीजन में वही चीज है कि आर्टिकल 5 सेज हु बिकेम इंडियन सिटीजन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। Article 6 citizens of people who migrated from Pakistan to India. Article 7 citizens of people who migrated from India to Pakistan. Article 8 citizens of person who Indian origin living abroad. Article 9 voluntary foreign citizens affect the right to claim Indian citizenship. Article 10 citizenship continues according to the law. Article 11 Parliament has the power to make citizenship laws. तो ये सारी चीजें एज हमने कंक्लूजन भी हमने देख लिया कि आर्टिकल 5, 6, 7, 9, 11 क्या बात करता है। ये पार्ट 2 में आती जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। यहाँ पर हमने एक सिंपली एक तरीके से इजी निमोनिक तरीके दिया कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।